नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सभी सीटों पर प्रचार भी थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह सुनिश्चित हो कि कोई पुलिसकर्मी मतदाता की पहचान पत्रों की जांच नहीं करेगा। साथ ही मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का उठाकर नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है। वहीं अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले मौलाना सलमान अजहरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गुजरात में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये वही मौलाना है जो पहले भी आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए मुंबई में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी का मौलाना अजहरी से मिलना कई बड़े सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस पर हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का केस भी दर्ज कराया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या हो गया है समाजवादी पार्टी को? ये मुस्लिम महिलाओं को लेकर खास डिमांड क्यों गई है इलेक्शन कमीशन से? क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का उठाकर नहीं पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो समाजवादी पार्टी अगर चुनाव आयोग से ये मांग कर रही है तो इसके साथ एक मांग और करनी चाहिए कि देखिए, हमारे रिक्वेस्ट है, ये मांग नहीं रिक्वेस्ट है कि हम एक ऐसा लेंस देते हैं लाकर आपको कि जो बुर्के के पीछे से महिलाओं का चेहरा दिखाई पड़ जाए। अगर चुनाव पहचान पत्र की जांच न हो, अगर उसमें पहचान पत्र के साथ चेहरे का मिलान ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि फर्जी वोटिंग हो रही है? ये अखिलेश यादव जिन मुसलमानों के साथ खड़े हैं, वो जिस तरीके से चुनाव में एक एक मौलाना मौलवी सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है कि किसी तरीके से भाजपा को नहीं जीतने देना है, तो उसमें ये तो साफ है कि ये लोग समाजवादी पार्टी को वोट देगा। कांग्रेस वहां चुनावी मैदान में है नहीं। इन लोगों ने इकट्ठा होकर ये मान लिया कि मुसलमानों का वोट एक जगह हो, इसलिए इंडी अलायंस में वो लोग जो पार्टियां मुसलमान परस्ती की राजनीति करती है, उनको अलग अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर कोई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ भी फतवा जारी होता है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ। महाराष्ट्र के अंदर नुमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही कि 269 सीटों पर हम किसको समर्थन देंगे, वो एक एक उम्मीदवार का नाम है हमारे पास। तो सबसे पहले उभर कर सामने आया कौन? असदुद्दीन ओवैसी ने ही उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम हमारे खिलाफ जा रहे हो, हम मुस्लिम नेता हैं, हम तो जिन्ना के बाद सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हुए हैं हिंदुस्तान में। जिन्ना तो पाकिस्तान चला गया था, हम जैसे लोगों को यहां छोड़कर गया था, इसलिए कि तुम राजनीति जो हिंदुस्तान की है उसे प्रभावित करते रहो, जब तक कि इनका ये गजवाए हिंद के सपने पूरे नहीं हो जाते, तब तक मुसलमानों की राजनीति ऐसे ही करते रहो और मुसलमानों के हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में बनाए रहो। लेकिन स्थितियां बदली और अब इन लोगों को, इन मुसलमानों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला के लिए ये जरूरी है कि इकट्ठा होकर वोट करें और टैक्टिकल वोटिंग इसलिए करें क्योंकि अगर थोड़े बहुत वोट इधर उधर जाते हैं तो भाजपा को फायदा मिल जाता है। और इसलिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुना है। ये बसपा को वोट नहीं देते। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी बसपा ने आरोप लगाए और उससे पहले विधानसभा चुनाव 2022 में जब हुए थे उत्तर प्रदेश में, तभी भी मायावती ने खुलकर कहा कि इन मुसलमानों पर भरोसा मत करो। 51 से ज्यादा सीटें हमने मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए और उसके बावजूद 2% वोट भी मुसलमानों का हमारा नहीं मिला। तो उसके बाद अब इसका बायकॉट करने से और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मुसलमान कैंडिडेट ही मत रखो। लेकिन फिर भी मायावती जैसी नेता हैं और इन लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर रहता है कि कंफ्यूजन का, कि कभी भी हम वो स्थिति में आ ही नहीं सकते कि मुसलमानों को बाइकाट कर सके। कहीं ना कहीं इनके मन में रहता है कि हो सकता है आगे कुछ समय के बाद ये हमारे साथ आ जाए, ये परिस्थितियां बदल जाए। तो इसलिए इन लोगों ने जिस तरीके से टैक्टिकल वोटिंग शुरू की है, तो अखिलेश यादव को लगा कि पिछले चुनाव में विधानसभा के दौरान कई जगह पर बुर्का हटाने के कारण इन लोगों की वोटिंग कमजोर हो गई थी। बुर्का हटाने के कारण कैसे हो गई? क्योंकि बुर्का गैंग जो है वो सबसे ज्यादा फर्जी वोटिंग करता है। ये फर्जी वोटिंग जो इनका पूरा आधार बना हुआ है, मुजफ्फरनगर का लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि हमारी चेकिंग कैसे हो सकती है।
ये स्थिति इन लोगों की इसलिए है क्योंकि सालों तक, दशकों तक अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति में लगभग 6 दशक तक इन लोगों ने मनमानी की। जो कह दिया वही सरकारें करेगी, जो कह दिया वही चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, और इसीलिए ये फर्जी वोटिंग भी करते रहे, कोई रोक टोक नहीं लगी। और यही जब रिपोर्ट सामने आई, जब सरकार को, चुनाव आयोग को लगने लगा कि जिन जगहों पर मुसलमान केंद्रित है, जो जहां मुसलमानों का बूथ है, वहां पर वोटिंग 80%, 85% कैसे हो जा रही है? क्योंकि किसी भी विधानसभा में हो या लोकसभा हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी अलग अलग जगहों पर बूथ जो होते हैं, उस बूथ के वोटर लिस्ट से पता चल जाता है कि यहां पर किस समुदाय के ज्यादा लोग रह रहे हैं। और जब आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे विधानसभा में अगर 5000 बूथ है तो उसमें 2000 अगर मुस्लिम केंद्रित बूथ है, तो वहां पर 80% प्लस वोटिंग कैसे हो रही है? दूसरे जगह पर 60% भी पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि अभी के समय में, अभी अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति जो है पूरे हिंदुस्तान की, ये ग्लोबलाइजेशन का समय है। अगर किसी भी ग्रामीण इलाके में सामान्य जगहों पर भी जाया जाएगा तो ये दिखाई पड़ता है कि वहां कम से कम 30 से 40% वहां की आबादी है कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% उस गांव में जितने लोग हैं वो सारे के सारे वहीं पर रह रहे हों, बाहर गए हुए नहीं। अगर बाहर गया है तो वो वोटिंग के टाइम में घर पे आ जाएगा, इसकी संभावना भी कम होती है कि 10 दिन तक, 5 दिन तक आकर वो मुंबई से आकर उत्तर प्रदेश में वोट देने के लिए आएगा, और वो वहां लेबर का काम कर रहा है, आने जाने का खर्च उसका इतना हो जाएगा कि 1 महीने की सैलरी चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये वोटिंग को टारगेट नहीं किया जा सकता कि वोटिंग में हमें जाना ही जाना है। और यहां पर पोस्टल बैलेट की सुविधा है, लेकिन कुछ जगहों पर है, कुछ लोगों के लिए है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के लिए है। सबके लिए तो पोस्टल बैलेट की सुविधा है नहीं कि हम यहां बैठे बैठे बिहार में वोट देने के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं इन लोगों के साथ यहीं से शुरू हुई कि जब चुनाव आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी कि इन जगहों पर अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इन जगहों पर फर्जी वोटिंग हो रही है। और फर्जी वोटिंग को जब रोका जाने लगा तो अखिलेश यादव के कैंप में हंगामा हो गया। अखिलेश यादव अभी क्या कर रहे हैं? उपचुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही ये आजम खान से मुलाकात करने पहुंच गए। क्या मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स? इनको लग रहा है कि कुछ मुस्लिम लीडर अगर नाराज रह गए तो मुसलमानों के अंदर इस बात का कंफ्यूजन ना हो जाए कि अखिलेश यादव ने जब से टोपी उतारी है, इफ्तार छोड़ा है, तब से फिर ये हिंदुओं के पीछे पीछे चलने लगे। इसलिए उस कंफ्यूजन को पूरी तरह से खारिज करो और मुस्लिम लीडर से मुलाकात करो। जितने मौलाना मौलवी है यहां पर, बरेली का मौलाना है, क्या बोलता है कि यहां पर जो स्थितियां है हिंदुस्तान के अंदर, किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन आप अगर वोट देने जाओ तो प्रत्याशी से ये वादा करके जाओ कि यहां पर ये मुसलमान के पैगंबर के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई करने वाले बिल लेकर आए। ये जो कठोर कार्रवाई वाला बिल लाने की बात कर रहे हो और वो दावा कर रहे हो, तो वो वादा कौन करेगा? पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर बोले तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और भगवान राम के खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हो। इस निंदा कानून पाकिस्तान में लगेगा, हिंदुस्तान में नहीं लग सकता। तो ये सारे के सारे लोग किसी न किसी तरह से, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। और अखिलेश यादव को तकलीफ इस बात की हो रही है कि इस उपचुनाव के दौरान जो वोटर लिस्ट का करेक्शन हुआ उसमें कई फर्जी वोटर जो थे वो हटा दिए गए नाम। अब उससे समस्या हो गई। दूसरी बात यह हो रही है कि जैसे ही ये बुर्का गैंग के पर्दाफाश होगा वैसे ही इनके वोटिंग परसेंटेज घट जाएंगे, मतलब इसको वोट देने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। और अभी तो चुनाव की वोटिंग बाकी है। ये मौलाना गैंग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका मकसद ही वही है। ये पूरे हिंदुस्तान में मकसद इसका क्या है कि हम काबा की तरफ देखते हैं, हम सऊदी अरबिया की तरफ देखते हैं, हम हिंदुस्तान को देखते ही नहीं है। इन लोगों को यह लगता ही नहीं है कि हिंदुस्तान इसका राष्ट्र है, हिंदुस्तान इसका देश है। ये अंतरराष्ट्रीय तरीके से, ये पूरी तरह से कहा जाए कि ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड की परिकल्पना के साथ चलता है। और इसको लगता है कि पूरे दुनिया में
अगर इस्लामीकरण नहीं हुआ है तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है हमारे लिए कि हम अलग अलग देशों में रह रहे हैं और वहां की परंपराओं को निभाना हमारी मजबूरी हो रही है। लेकिन ये अंदर से ये मानते हैं कि हमारी परंपरा तो वही है जो अरब से चलते हुए यहां आया और हम उसी परंपरा उसी संस्कृति को निभाएंगे, देश से मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये अजहरी जैसे लोग आग उगलता है और कहता है हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए। ये तो होना चाहिए, ये जितना भड़का सकता है ये भड़का ले, क्योंकि इसकी औकात तभी पता चलेगी जब हिंदू भी भड़केंगे। और उसी मौलाना से अबू आजमी जाकर मुलाकात भी करते हैं। ये अबू आजमी कौन है? अबू आजमी जिस शिवाजी नगर खुर्द से चुनाव लड़ता है वहां पर मुस्लिम जनसंख्या 40% से ज्यादा है और उसी के आधार पर ये वहां चुनाव जीतता रहा है। इस बार भले ही पेच फंसा हुआ है क्योंकि एनसीपी ने नवाब मलिक को वहां से खड़ा किया है, तो वहां से अब मुस्लिम वोट स्प्लिट हो रहा है। अब स्प्लिट हो रहा है इसलिए कि नवाब मलिक और अबू आजमी ये दोनों पहले समाजवादी पार्टी में था, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों अलग अलग हो गया, नवाब मलिक चला गया एनसीपी में। अब एनसीपी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहा है, दोनों का क्षेत्र वही, दोनों का एरिया में मुसलमानों का जो वहां पर जितना परसेंटेज है उसके आधार पर 15-20% मुसलमान इसके तरफ भी जा रहे थे। अब अबू आजमी को ये लगा कि मुसलमान अगर बढ़ जाएगा तो फिर तो हम हार जाएंगे, तो ऐसे में कुछ ऐसे जहरीले मौलानाओं को साथ में लाओ जिसके कहने मात्र से मुसलमान को ये लग जाए कि नहीं नहीं हमें भी एक होना है। ऐसे एक थे ही और एक है ही भी, लेकिन फिर भी अगर अपने अंदर में यानी कि दो मुसलमान कैंडिडेट में भी अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो वहां पर संभावनाएं अबू आजमी के लिए कम हो जाएगी। इसलिए अजहरी को बुलाया था, लेकिन अजहरी वही है जो जहर उगलता है। अब जहर उगलेगा तो फिर अभी महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में सरकारें तुम्हारे अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की नहीं है, यहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और इसलिए उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब इन लोगों की खलबली, इन लोगों की परेशानी इसी बात को लेकर है कि जितने चुनाव हो रहे हैं, जो पहले हिंदू ज्यादा बटा हुआ था वो इकट्ठा हो रहा है और इससे इनके इकट्ठा होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीति के केंद्र से मुसलमान आउट कर दिए गए हैं। जितना चिखते चिल्लाते रहे सीए वापस नहीं हुआ, जितना चिखते चिल्लाते रहेगा 370 पर कोई फैसला उलटने वाला नहीं है। जितना भी हंगामा कर लेगा इसके लिए कोई वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को अटका नहीं दिया जाएगा। तो इन लोगों को लगता है कि कैसे भी एन केन प्रकारेन हिंदुओं को तोड़कर दलित और ब्राह्मण करवाकर या हिंदुओं को जातियों में तोड़कर और मुसलमान एक किसी को सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करे, ताकि इसका जो पहले से 60 सालों से एजेंडा चल रहा था वो आगे भी चलता रहे, जो 2014 के बाद खत्म हो चुका था। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में सीएम योगी के तगड़े एक्शन ने अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा दी है। 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सपा काफी डरी हुई है। यही कारण है कि अभी से ही अलग अलग कारण गिनानी शुरू कर दी है। वहीं अपने बयानों से हिंसा भड़काने और दंगा करवाने वाले मौलानाओं से मिलकर समाजवादी पार्टी के नेता किसी तरह चुनाव जीतने की जुगाड़ में लग गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अपने मंसूबों में कामयाब किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।